हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, जिसमें आज हम पॉलिटी के टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। साथ ही आप सभी को पता होगा कि हम दृष्टि, ध्येय, आपकी मेक आईएएस इन सभी टेस्ट सीरीजों को लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है यूपीएससी नेट पर, जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों ही मिल जाते हैं। और सभी टेस्ट सीरीजों की आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट वगैरह भी डाउनलोड करके निकलवा सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की जा रही है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य जो है आपस में अविभाजित है। क्या है? आप कहेंगे नागरिकों के जो अधिकार और कर्तव्य में आपस में संबंधित और अविभाज्य होते हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया था, ना कि मूल कर्तव्यों को। तो हम कहेंगे पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है कि 1978 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। आप सभी को पता होगा 1978 में नहीं बल्कि 1976 में, है ना। आपके 1976 में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। मूल रूप से मूल कर्तव्य जो है आपके 10 थे, हालांकि एक और बाद में सन 2002 में संशोधन करके एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो है अब यहाँ पर जो है 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। यहाँ पर बात की जाए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ से प्रभावित है। बिल्कुल बात ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित है, बिल्कुल हम कहेंगे करेक्ट है। नागरिकों के अधिकार प्रयोग और स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों के निष्पादन से विभाज्य है। क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं भाई, ये गलत है ना। तीसरा कहता है कि समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया हुआ है। बिल्कुल बात ठीक है। समाजवादी अगर देशों में देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। पहला और तीसरा यहाँ पर कहेंगे सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। ध्यान रखना है, कुछ आपके लोकतांत्रिक देश ऐसे भी हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर नागरिकों के कर्तव्यों को जो है विश्लेषण नहीं किया गया है। ध्यान रखना है। रूस जैसे देश में आपके मूल कर्तव्य जो है मिल जाते हैं, भारत में भी मूल कर्तव्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और क्या विचार करना है कि पहला ऑप्शन कहता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित थी। बिल्कुल बात ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारत में 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। भाग 4 के काम में केवल अनुच्छेद 1 में शामिल किया गया है। आप कहेंगे हाँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कहेंगे इस समिति ने जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया था। करेक्ट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं, ये ऑप्शन भी आपका क्या है, आपका गलत है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप कहेंगे 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य तो आपका सन 2002 में जोड़ा गया है, तो आपका चौथा वाला भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। जो गलत होते हैं वो आपके हम डायरेक्ट बताते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से किन सिफारिशों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के में शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर कह रहा है कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कुछ सिफारिशें दी थी, उन सिफारिशों में क्या शामिल नहीं था। बात की जा रही है किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार करने पर संसद आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। ऐसा कोई भी संशोधन में शामिल नहीं था। कर अदायगी का कर्तव्य, ऐसा भी कोई शामिल नहीं था। ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना, हाँ ये जरूर शामिल थे। अच्छा, अब आपको एक चीज याद रखना है, पहला दूसरा यहाँ पर कहेंगे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर कहेंगे जो है पहला दूसरा शामिल नहीं था, और यही पूछा है सही कौन सा, तो हम कहेंगे पहला दूसरा शामिल है, तीसरा वाला गलत है। अच्छा, एक चीज याद रखना है आप लोगों को, जितने भी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इन फंडामेंटल ड्यूटीज को 11 के 11 आपको एक सिक्यों से याद कर लेना। पहले नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मिलाने के लिए आ जाते हैं, तो आप इसमें चूक ना पाओ और एग्जाम में पास हो जाओ। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और मूल कर्तव्यों में शामिल है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। जैसे आपके बात की जाए तो आर्टिकल 51 के एक क्लोज 1 के तहत जो है क्या रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। अब इनमें से कौन कौन शामिल है? संविधान का पालन करना फंडामेंटल ड्यूटीज में है। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, ये भी शामिल है। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये भी शामिल है।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी शामिल है। तो आप कहेंगे चारों ऑप्शन यहाँ पर शामिल है। निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य नहीं है। अब इनमें से मूल कर्तव्य कौन से नहीं है बात की जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से मूल कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये तो मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये भी मूल कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना, ये भी शामिल है। 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, ये आपके मूल कर्तव्य नहीं था। आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बताया गया था कि यहाँ पर शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है जोड़ा गया था, ना कि 0 से 6 वर्ष की बात यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों में कौन सी विशेषता नहीं है। अब इन चारों में कौन सी विशेषता मूल कर्तव्य में नहीं है। नहीं है बात की जा रही है, नहीं है ना, गलत टिक लगा दो नहीं तो। नहीं है तो आप कहेंगे संपूर्ण नैतिक कर्तव्य, ये शामिल नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना नैतिक दायित्व का एक उदाहरण है, तो आप कहेंगे ये भी नहीं है। ये मूल भारतीय जीवन पद्धति के बाह्य कर्तव्यों को वर्गीकृत करते हैं, ये भी शामिल नहीं है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए जो इन्हें क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है। तो आप कहेंगे 1 2 3 तो यहाँ पर कहेंगे विशेषताएं नहीं है, जबकि चौथी विशेषता है कि संविधान के न्यायालय के द्वारा इन्हें सीधे क्रियान्वयन जो है नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे बात की जाए, अभिकथन कहता है कि मूल कर्तव्य नैतिक आदेश के रूप में माने जाते हैं। कैसे नैतिक आदेश के रूप में माने जाते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों की गैर नियोजित छवि की सिफारिश की थी, तो यहां पर आपका कहेंगे गलत है। तो ए ऑप्शन तो यहां पर सही हो जाएगा, आर ऑप्शन यहां पर जो है गलत है। आप सभी को पता होगा इन्होंने अपनी गैर नियोजित छवि के चलते अपने आलोचकों के द्वारा नैतिक आदेश का करार दिया गया था, और यहां पर आपके अर्थदंड और सजा की सिफारिश को इन्होंने न निभाने की बात कही थी। तो आपका ऑप्शन आर वाला गलत हो जाएगा। मूल कर्तव्यों के महत्व के संबंध में विचार कीजिए, और क्या विचार करना है कि यहाँ पर कौन से करेक्ट होगा। सचेतक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक बात है। प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ये भी ठीक बात है। किसी विधि के संवैधानिक वैधता के परीक्षण में सहायक होते हैं, ये भी ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके करेक्ट है। कैसे सभी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1999 में कुछ मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश की थी। तो ऐसा कौन सी समिति थी, तो आप कहेंगे यहाँ पर बर्मा समिति थी। कौन सी, बर्मा समिति थी। इस बर्मा समिति जो है 1999 में आई थी, जिसके द्वारा कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान एवं क्रियान्वयन करने के लिए कानूनी प्रावधानों की लागू करने के लिए सिफारिशों को भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कौन से कितने यहाँ पर सुमिलित है। चलिए बात कर लेते हैं कितने सही है। राष्ट्र गौरव सा अपमान निवारण अधिनियम, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 से संबंधित है। 1955 से नहीं, 1971 से संबंधित है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1955 से संबंधित है। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 से संबंधित है। तीसरा और चौथा 2 युग्म सही हैं, 2 युग्म यहाँ पर आपके गलत है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित विचार करना है, कौन सा सही है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, बिल्कुल बात ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, साथ ही दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो पहला केवल सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से निर्वाचन मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य एवं संघ के मध्य समानता होती है, बिल्कुल बात ठीक है, समान रूप से ही होता है। राष्ट्रपति के चुनाव खुले मतदान के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव खुले मतदान के द्वारा होता है क्या, आप कहेंगे नहीं भैया, गुप्त मतदान के द्वारा होता है ना, तो गलत हो गया। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। भाई ये चुनौती जो है आपको, राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। हाँ, कोई अगर विवाद हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है, तब हम कहेंगे पहला वाला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हता के संबंध पर विचार करें, कौन ऑप्शन करेक्ट है। मतलब कि क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सही है। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो 30 वर्ष की आयु नहीं बल्कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए एलिजिबल हो, राज्यसभा का नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तो ये भी गलत है।
वर्तमान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है, बिल्कुल बात ठीक है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है, तो आप कहेंगे ये भी सही। तीसरा और चौथा तो यहाँ सही है, जबकि पहला दूसरा यहाँ पर गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ली गई शपथ प्रतिज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। शामिल नहीं है बात की जा रही है, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है, घुमा फिरा के पूछता है ना, कौन सा शामिल नहीं है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा शामिल नहीं है। कहाँ गया? हाँ, संविधान एवं विधि का परीक्षण करने की शपथ लेता है, नहीं ये शामिल नहीं है, क्योंकि संविधान की विधि और संरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ लेगा, ठीक है। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित रहना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले अन्य किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के समान ली जाने वाली शपथ लेनी। देखो राष्ट्रपति की जो शपथ होती है, क्या शपथ लेता है मैं बताता हूँ। राष्ट्रपति की शपथ में मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति का पद कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा जो अनुपस्थित हो गए वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ जो है दिलवाई जाती है, तो ये शपथ लेता है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है उसके बारे में विचार करना है। चलिए बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति इस पद पर असीमित बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, केवल एक बार नहीं, जितनी बार चाहे उतनी बार जो है निर्वाचित अगर हो जाए तो राष्ट्रपति बनता रहेगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत किसी भी स्थिति में पद पर बना नहीं रह सकता है। ऐसे कैसा हो सकता है? राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसे पद से हटाया जा सकता है। जब तक उसका उत्तराधिकार पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी अपने पद पर बना रह सकता है। तो हम कहेंगे दूसरा वाला तो गलत लिखा है, केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोगों के संदर्भ में कौन सा कथन असत, मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन सा है। संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। महाभियोग के आरोप पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये भी बात ठीक है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत होने की तिथि से अपने पद से हटना होता है, नहीं, प्रस्ताव प्रस्तुत होने से नहीं हटना होगा, जब तक वह जो है पारित ना हो जाए तब तक नहीं हट सकता है, तो ये गलत लिखा है। संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्य परिभाषित नहीं है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दूसरा जो आपका सदन है वो भी 2/3 बहुमत से जब पारित कर देता है, वो दूसरे सदन को भेजता है और इन आरोपों की जांच करता है। जब वो भी पाता है कि संविधान का उल्लंघन किया हुआ है, तब जाके राष्ट्रपति हटता है। ऐसे प्रस्ताव पारित से ही नहीं हट जाता है। महाभियोग प्रक्रिया के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में विचार करना है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल बात ठीक है। इसे संसद या राज्य विधानसभा के सभी सदस्य शामिल होते नहीं, केवल संसद के सदस्य शामिल होते हैं, है ना। महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात केवल एक राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया, तो अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ऐसा नहीं, तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात की जाए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ज्ञानी जेल सिंह की बात किया, ज्ञानी जेल सिंह जो है 8वें नंबर के आपके राष्ट्रपति थे, और यह जो राष्ट्रपति जो है 1982 में। आर वेंकटरमन की बात की है, ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे 1987 में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात किया है, 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे 1992 से। ए आर नारायण की बात किया है, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे 1997 से। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही दिख रहा है? आप कहेंगे केवल बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, बाकी ऑप्शन मैंने आपको सही बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। भाई राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बारे में कौन सा सही है। निर्वाचित अवैध घोषित होने पर राष्ट्रपति पद की रिक्तता संभव है, बिल्कुल ठीक है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के कारण पद रिक्त होने से होता है, ये भी सही है। आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी इनमें से कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रपति किस किस को पदाधिकारी को नियुक्त कर सकता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कर सकता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को कर सकता है, महान्यायवादी को नियुक्त कर सकता है, प्रधानमंत्री को। आप कहेंगे चारों लोगों कर सकता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा सभी व्यक्ति ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। वीटो शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वीटो शक्ति के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के राष्ट्रपति के पास 4 शक्तियां हैं, नहीं, भारत के राष्ट्रपति के पास 4 शक्तियां हैं क्या? अत्यांतरिक वीटो है, विशेषीकृत वीटो है, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। जो है यहाँ पर कौन सा वीटो नहीं है? एक वीटो नहीं है, आप सभी को पता होगा। भारत के राष्ट्रपति के पास केवल 3 ही वीटो की शक्तियां हैं, या रखना है, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, अत्यांतरिक वीटो। विशेषीकृत वीटो जो है आपके अमेरिका के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं।
विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का साधन है? नहीं, अभी हमने बताया साधन नहीं है। विधायिका के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अपनी राय सुरक्षित रखना, विशेषीकृत वीटो, अभी हमने बताया विशेषित वीटो है ही नहीं विकल्प। चौथा है कि विशेषित वीटो की शक्ति का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, हमने आपको बताया है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास विशेषीकृत वीटो है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। निलंबनकारी वीटो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निलंबनकारी वीटो के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो इस वीटो का प्रयोग तब होता है जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को विशेष बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। नहीं, गलत लिखा है, ऐसा नहीं है। एक बार अगर दोबारा आ गया तो स्वीकृति के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग करता है? नहीं, धन विधेयक के मामले में प्रयोग होता ही नहीं। आप सभी को पता होगा पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को क्या कहता है, भेजा जाता है। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन करेक्ट है? इसके बारे में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है ना। हालांकि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 14123 123 के अंतर्गत आती है। केवल दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करें, कितनी युग्म यहाँ पर करेक्ट है? जैसे राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता, राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता किसमें? आप कहेंगे 58 में, बिल्कुल बात ठीक है। बात की जाए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण की, बात की जाए तो राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में सही है। अगर बात किया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में 61 में करेक्ट है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय आर्टिकल 62 में है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे चारों युग्म यहाँ पर करेक्ट है, कोई भी यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किस परिस्थिति में कार्य करेगा? किस परिस्थिति में कार्य करेगा? तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र पर कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति के निष्कासन पर कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति। तो आप कहेंगे तीनों ही स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए कार्य कर सकता है। नीचे दिए गए अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहां यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके। बिल्कुल बात ठीक है, ये स्वतंत्र भारत में फंडामेंटल राइट्स में ये चीजें की गई थी। कारण कहता है कि जनता के हित आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित कराना नागरिक का कर्तव्य है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए नागरिक का कर्तव्य है, तो आप कहेंगे एक चीज तो गलत हो गई, केवल पहला सही है, और ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है ना, आपको यह चीज याद रखना चाहिए, डीएस आपकी डीपीएसपी है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन विचार करें कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 39 का 43 का 48 को का शामिल किया गया, नहीं गलत लिखा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 39A 43A और 48A को संविधान में शामिल किया गया, तो ये गलत हो गया। 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 43A में सहकारी शब्द जो है जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे सहकारी शब्द जो है अब कब जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ना कि 92वें संविधान संशोधन में, तो ये भी गलत हो गया। अनुच्छेद 45 में उल्लेख है कि बच्चे की 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक राज्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। हाँ बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, हम कहेंगे पहला दूसरा सही नहीं है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो यह ऑप्शन इस तरीके से भी आप बड़ा घुमा फिरा के आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब जब असत्य आ जाए तो गलत लिख लिया करो गलत है, एक डाउट जो है क्लियर हो जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा गलत है? नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह हैं, जिन्हें वह निर्देशित होते हैं कि लेकिन बाधित नहीं होते, मतलब बाध्य नहीं। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद संघर्ष का कारण बन जाते हैं, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया, ये भी करेक्ट है। भारतीय संविधान ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के साधनों को स्पष्ट करते हुए मूलभूत घोषित किया, नहीं मूलभूत घोषित जो है नहीं किया हुआ है, तो ऑप्शन कहेंगे डी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी ए बी सी सही है। सूची 1 में प्रावधान है, सूची 2 में अनुच्छेद है, कौन सा प्रावधान किस आर्टिकल से संबंधित है? जैसे बात किया है काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें? आर्टिकल 41 में है। मातृत्व सुरक्षा के लिए सहायता उपलब्ध जो है किसमें है? आर्टिकल 42 में है ना, आर्टिकल 42 में आता है। निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास आर्टिकल 43 में है। उद्योगों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त विधान आर्टिकल 43 के ए में है।
ऑप्शन कहेंगे हम बी वाला सही हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा ऑप्शन। हालांकि मैंने लिख दिए हैं तो आप उससे भी एक बार मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हुआ नहीं, आप कहेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था, ना कि 2009 से। तो पहला ही ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर जो है आपका गलत है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में प्रावधान है कि माता पिता संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। बिल्कुल सही लिखा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 में कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये भी करेक्ट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार संबंधी अधिनियम पारित किया गया है। ये भी करेक्ट है। तो बी सी डी सही है, जबकि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। ऐसा कौन सा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा भारतीय संविधान मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में कार्य करता है। आप कहेंगे मिनर्वा बिल्स मामले में कहा गया था, जो कि 1980 में लाया गया था। तो मिनर्वा बिल्स मामला 1980 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि इन्हें कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे व्यवस्थित की जाए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो है नहीं, बीबी गिरी। बीबी गिरी की बात क्या है 1969 से संबंधित है। फखरुद्दीन अली अहमद की बात की जाए तो आपके 1974 से संबंधित है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात क्या है 1962 से संबंधित है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात क्या है 1967 से संबंधित है। आपका 3 4 1 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। हालांकि मैंने आपको डेटेड भी लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट आता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कितने युग्म यहाँ पर करेक्ट है। जैसे आर्टिकल 111 में संसद का सत्रावसान है। सत्रावसान की बात किया तो आर्टिकल 85 में है। अनुच्छेद 85 में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति की बात की गई है, तो आर्टिकल 111 में सहमति की बात की गई है, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, मतलब कि संघ के बजट के बारे में बात की गई है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है, सही है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है, 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत थे, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी लंबन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है। पृथ्वी लंबन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका अर्थ किसी दंड पर स्थायी रोक लगाने से है। इसका अर्थ किसी दंड पर स्थायी रोक लगाने से क्या सही है। आप कहेंगे इसका अर्थ होता है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाने से। स्थायी रोक लगाने से नहीं है, अस्थायी रोक लगाने से होता है, ना कि स्थायी रोक लगाने से। गलत हो गया। 161 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, ना कि आपकी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, तो ये भी गलत है। ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसने कैसे क्षमादान की शक्ति जो है प्रयोग किया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ये डी वाला करेक्ट है। राष्ट्रपति के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति के विचार के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 संबोधक होने चाहिए, जबकि यहाँ 100 लिखा है, तो ये गलत हो गया। संविधान में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। संविधान में राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख किसमें मिलता है, आर्टिकल 56 में मिलता है, तो आप कहेंगे सही है। अभियोग हेतु संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/6 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो 1/6 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए क्या। आप कहेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार में कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो जमानत राशि जब्त जो है हो जाती है। तो ऑप्शन कहेंगे केवल यहाँ पर दूसरा सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका गलत है ना। पहला और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति का निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकीर्ण मत प्रणाली के द्वारा होता है। यह उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकीर्ण मत प्रणाली के द्वारा होता है। किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, आर्टिकल 55 में कहा गया है। अनुच्छेद 55 के क्लोज 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संकीर्ण मत प्रणाली का प्रयोग के बारे में बताया गया है, और राष्ट्रपति का चुनाव जो है गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है बात की जा रही है। तो क्षमा की शक्ति में दंडादेश और निहिरताओं से
पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। लघुकरण का अर्थ दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देने से संबंधित होता है। तो ये सही है क्या? तो आप कहेंगे लघुकरण का अर्थ होता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, ये होता है। तो परिवर्तन प्रकृति में तो किया जाता है, तो दूसरा गलत हो गया। विराम का अर्थ होता है किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों के द्वारा कम कर दिया जाना। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा था। राष्ट्रपति भवन के संदर्भ पर विचार करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है? तो राष्ट्रपति भवन के बारे में कौन सा सही है? एडमिन लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित करके सरकारी आवास कर दिया गया था, क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय थे, क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत है। सी राजगोपालाचारी कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो है सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय थे। तो आपका तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के पात्रता के लिए जो है निर्धारित करता है। क्या बात की गई है? भारतीय संविधान में 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, बिल्कुल बात ठीक है। ऑप्शन दूसरा कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 62 उपराष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद क्या कह रहा है कि भैया 62 राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन, नहीं, दूसरा गलत है। केवल आपका जो है कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, क्योंकि लिए पुनः निर्वाचन के लिए 57 के बारे में बात की गई है, ना कि 62 में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक तरफ राष्ट्रपति हैं और एक तरफ उनकी विशेषताएं हैं। कौन सा राष्ट्रपति किस विशेषता से संबंधित है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात किया है, दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं, करेक्ट है। बीबी गिरी की बात किया है, तो बीबी गिरी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं, तो आपके रहेंगे दूसरे तीसरे से यहां वाले से मिलाएंगे। एन संजीव रेड्डी की बात किया है, तो यह इनका कार्यकाल 1977 से 82 रहा है दूसरे से। अब कितने ऑप्शन यहाँ सही सम्मिलित, तो हम कहेंगे केवल एक वाला सही सम्मिलित है, पहला वाला, दूसरा और तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 361 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? किसके बारे में? अनुच्छेद 361 के बारे में कौन सा सही है? अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति से संबंधित है, बिल्कुल बात ठीक है। अनुच्छेद 361 एक राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान करता है, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तीसरा है अनुच्छेद 361 4 के प्रावधानों के तहत दीवानी मुकदमा 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी रहेगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति स्वतंत्र उम्मीदवार थे? ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे? तो आप कहेंगे बीबी गिरी। बीबी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो आपके स्वतंत्र उम्मीदवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए गए? तो यहां पर बात कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार है जो संसद के पटल पर रखवा सकता है। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवा सकता है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, नहीं ये नहीं है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को रखवा सकता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी रखवा सकता है। तो पहला तीसरा चौथा सही है, आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? तो ऑप्शन कहेंगे हम, भारत के राष्ट्रपति के पास औपचारिक और विधिक है, और आपका यहाँ पर संवैधानिक और नाममात्र है। राजनीतिक नाममात्र नहीं है, वास्तविक लोकप्रिय नहीं है। तो दूसरा और चौथा हम कहेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति के अधिकार के पास है, डी ऑप्शन कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए कथनों पर विचार की जाए। राज्यपाल के आदेश के द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अथवा विस्तारित किया जा सकता है। भाई राज्यपाल के द्वारा नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ना कि आपके गवर्नर के द्वारा, तो गलत हो गया। राज्यपाल के आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी भाग को समाप्त किया जा सकता है, तो ये भी राज्यपाल से परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा होता है, ना कि राज्यपाल। तो आप कहेंगे ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो इन चारों में से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी नहीं है? अध्यादेशों को जारी करना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना, क्षमादान करना है, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत जो है नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सी वाला कहेंगे सही नहीं है, बाकी एक, बी और डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन
सही है। चलिए विचार कर लिया जाए। तो विचार किया जाए कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल बात ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जो होते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है धारण करते हैं। योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग की कहते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। तो पहली बात तो योजना आयोग क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, उसकी जगह नीति आयोग हो गया। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संविधान शब्दावली में जेबी विनिषेधाधिकार मतलब कि पॉकेट वीटो कहा गया है। कौन सा वीटो, पॉकेट वीटो के नाम से जो है जाना गया है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आप कहेंगे 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है किया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की संबंध में उचित है। तो 108 में संसद की दोनों सदनों की बैठकों को आहूत करने के लिए स्वतंत्र है राष्ट्रपति का आश्रय, निर्देश, विवेक या सहमति। आपका ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति के आश्रय से होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति के आश्रय से होता है, इंटेंशन से होता है संयुक्त बैठक का प्रावधान। ठीक है। भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा जाता है। तो आप कहेंगे तीसरे, कौन से, तीसरे स्थान पर रखा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। राज्यपाल के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक में है किंतु उसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है। यह सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचार दिया गया था, केटी साहे के द्वारा विचार दिया गया था कि डीपीएसपी जो होते हैं वो ऐसे चेक होते हैं जो बैंक में हैं लेकिन भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार हो गए। यह सिद्धांत जो है केटी साहे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्यों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। एक लोक कल्याणी राज्य की स्थापना से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। धार्मिक राज्य की स्थापना संबंधित नहीं है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ये इसमें दिए गए हैं। एक पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी शामिल है। तो पहला, तीसरा, चौथा आप कहेंगे डीपीएसपी में शामिल है, जबकि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कथनों पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। मतलब मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन सा गलत है। विचार की जाए, परमादेश के द्वारा प्रभाव नहीं, परमादेश के द्वारा प्रभाव भी नहीं बना सकता है। परमादेश एक रेट होती है जो न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी की जा सकती है। तो पहला इसमें गलत है। संवैधानिक प्रक्रिया से इसे बढ़ाया जा सकता है, मौलिक कर्तव्यों को सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इसका उपयोग किया जाता है, करेक्ट है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता हो, ये भी करेक्ट है। तो बी, सी, डी सही है, ए ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। सूची 1, सूची 2 है, इनमें से एक ऑप्शन सही है, कौन सा सही है। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर करना, ये अनुच्छेद 51 के काम है, किसमें, गा के अंतर्गत आते हैं। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, आप कहेंगे 51 गा में नहीं आते, 51 के छा में आते हैं, 51 का के छा में आते हैं। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, 51 का के जा में आते हैं। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका को पृथक करना, आर्टिकल 50 में आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है, जबकि ए, बी, सी गलत थे जो मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इन चारों में मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। जैसे बात किया है, राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति की बचाव करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ये आपके डीपीएसपी में आता है। किसमें, डीपीएसपी में आता है, और किस आर्टिकल में, 49 के तहत आता है। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन गलत है। प्राकृतिक वातावरण एवं उसकी संरक्षण सुधार करना ये मौलिक कर्तव्य के में शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है नीति निर्देशक तत्वों के संशोधन में जोड़ा गया है। तो इनमें से नीति निर्देशक तत्वों के संशोधन में कौन सा जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, डीपीएसपी में जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन के लिए कर्मकारों की भागीदारी करना, ये भी डीपीएसपी में जोड़ा गया है, आपके जोड़ा गया। सहकारी समितियों का उन्नयन करना, ये भी जोड़ा गया है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करना, ये भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का नहीं, ये डीपीएसपी में नहीं जोड़ा गया है। तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 सही है। 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार की जाए। इस सिद्धांत में पूर्ण शिक्षा पर भारत का संविधान मौन है। क्या है, पूर्ण शिक्षा पर भारत का संविधान मौन है, बिल्कुल बात ठीक है। इस सिद्धांत की चर्चा भारत के संविधान में मूल रूप से 17 अनुच्छेदों में की गई है। आप कहेंगे 17 अनुच्छेदों में नहीं की गई है, बल्कि 16 अनुच्छेद है। कौन कौन से हैं, आर्टिकल आप कहेंगे 36 से लेके
51 तक आपके 16 आर्टिकल आते हैं, ना कि 17 आर्टिकल आते हैं। तो दूसरा गलत है, केवल सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, पहला वाला सही है। एक प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत प्रावधान कीजिए कि गांधीवादी सिद्धांत राज्य के नीतिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे कौन से डीपीएसपी हैं जो गांधीवादी सिद्धांत को जो है शामिल करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी शामिल किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये शामिल नहीं है गांधीवादी सिद्धांत में। सभी कर्मकारों के लिए अवकाश, सांस्कृतिक अवसर भी, ये भी गांधीवादी सिद्धांत में नहीं आते। तो दूसरा और तीसरा आप कहेंगे आते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित किया गया है? तो राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत जो आपके डीपीएसपी हैं, ये आपके कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित किए गए हैं। आप कहेंगे भाग 4 में नीति निश्चित सिद्धांतों को रखा गया है। 36 से 51 आर्टिकल तक जो है आपके कल्याणकारी राज्य के बारे में बात की गई है। एक तरफ डीपीएसपी है, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत है, एक तरफ अनुच्छेद है। यहाँ पर बात करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मिलाने को है ना, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसकी बात यहाँ पर की गई है। जैसे बात की जाए राज्य की प्रतिष्ठा, सुविधाएं, अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास जो है आपके किसमें किया गया है? आर्टिकल 38 के क्लोज 2 में किया गया है। राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। ये आर्टिकल किसमें कहा गया है? ये आप कहेंगे आर्टिकल 36 में कहा गया है। एक राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, आर्टिकल 38(1) में कहा गया है। यह सिद्धांत देश के शासन के लिए मूलभूत है, यह आर्टिकल 37 के अंतर्गत कहा गया है। तो इस तरीके से आप बड़ा है थोड़ा सा, यहाँ पर मैनेज कर लेना, ये मैंने सामने लिख दिए हैं, आप इसको याद जो है कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से राज्य की निश्चित सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुच्छेद 49 कहता है कि कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 46 का प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए सामाजिक अन्याय, सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे सी रहेगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? चलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है बात की जा रही है। नीति निश्चित सिद्धांतों की अपेक्षा मूल अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है। कुछ मामलों में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ये डिपेंड करता है कब कौन सी चीज यहाँ पर सामने आ रही है, तो ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। मूल अधिकारों की अपेक्षा नीति सिद्धांतों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सदैव तो बात गलत हो जाएगी। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा किसी भी दिशा में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ मामलों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें प्राथमिकता डीपीएसपी को दी जा सकती है, कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीनविल आइंस्टीन के अनुसार कौन सा भारतीय संविधान का एक अंतःकरण मूल आत्मा है? तो मूल आत्मा ग्रीनविल आइंस्टीन ने किसे किसे कहा है? आप कहेंगे मूल अधिकार को कहा है, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों को कहा है, मूल कर्तव्यों को ऐसा नहीं कहा गया है, केवल पहला दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ प्रावधान है, एक तरफ केंद्र है, कौन सा प्रावधान किस केंद्र से संबंधित है? अच्छा, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, बड़ा प्यारा लगेगा, है ना। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों संगठित करना आर्टिकल 48 के अंतर्गत है या नहीं, आप मुझे बताइए। देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन करना 49 में है या नहीं है, आप मुझे बताएंगे। पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना 47 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल आपका पहला सी वाला, ए वाला सही है, सी वाला, बाकी 4A और बी गलत है। तो यहाँ पर क्यों गलत है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्यों गलत है, किस आर्टिकल में बताए गए। अब हमने कई बार इन आर्टिकलों की चर्चा की है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यही चीज होगी विचार में। चलिए देख लेते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 बाद में न्यायालय ने मूल अधिकार और नीति निश्चित तत्वों को एक दूसरे के पूरक माना था, बिल्कुल बात ठीक है, 1980 में ऐसा कहा गया था। दूसरा ऑप्शन कहता है कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 बाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया था, बिल्कुल बात ठीक है, ऑप्शन दोनों सही है, सी ऑप्शन कहेंगे करेक्ट। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा सही है बात की जा रही है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्यों में नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा, खोज की भावना का विकास करना, ये भी शामिल है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यक्रमों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए पर्यंत बनाना, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे पहला, तीसरा, चौथा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन नीति आपके मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अस्पृश्यता के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं, गलत ऑप्शन अस्पृश्यता के बारे में कौन सा?
भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। बिल्कुल सही लिखा है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 या सिविल अधिकार संरक्षण 1955 में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है। अभी जब ऊपर वाले ऑप्शन में हमने कह दिया कि अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया तो गलत हो गया। संविधान आर्टिकल 34 संसद को यह शक्ति देता है अपराध के लिए विधि बनाए। तो आपका 34 देता है, 35 देता है, तो आप कहेंगे तीसरा भी गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, आप कहेंगे दूसरा तीसरा सही नहीं है, जबकि पहला वाला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा ऑप्शन सही है। विचार किया जाए, नीति निश्चित तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। क्या लोकतंत्र को बढ़ावा देना है? नीति निश्चित तत्व का कार्य जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। प्रमुख उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की इसकी स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों की तरह कानूनी रूप से इसके लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सिद्धांत मौलिक हैं और देश की जिम्मेदारी है। इनमें से कौन सा आपका सही है, आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं क्या? बताइए। इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है, किंतु पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है अर्थात जनमत होता है। तो यहाँ पर आपको मुझे बताइएगा दोनों में कौन सा, मैंने आपको बता सब कुछ दिया है, आप मुझे बस इतना बताएं पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, ये नंबर बताना है, क्वेश्चन नंबर 71 का कौन सा सही है, इस तरीके से आप बताइएगा। ठीक है, कम से कम 150 क्वेश्चन लगवाते हैं, एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही सकता हूँ ना आप लोगों से, कि नहीं पूछ सकता हूँ। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन मूल कर्तव्य के बारे में गलत है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। बिल्कुल ठीक है। मूल रूप से 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। मूल रूप से 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान शामिल किया गया, गलत है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। तो तीसरा सही है, जबकि पहला दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत के संविधान में से पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है, करेक्ट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कहेंगे गलत है, जबकि ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। अब फिर से गलत पूछ लिया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 35 से 51 तक इसका प्रावधान है। नीति निश्चित तत्वों का 35 से 51 तक है या 36 से 51 तक है, आप कहेंगे 36 से 51 तक है, ना कि 35 से 51, तो गलत हो गया। ये इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है क्या? हाँ, बिल्कुल लिया गया है। मूल अधिकार बाध्य योग्य नहीं है, जबकि नीति निश्चित तत्व बाध्य योग्य। अब बताओ, मूल अधिकार बाध्य योग्य है जबकि नीति निश्चित बाध्य योग्य नहीं है, तो ये गलत हो गया ये भी। तो पहला और तीसरा गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मूल अधिकारों के साथ निर्दिष्ट तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है? ये किसके द्वारा कहे गए थे? तो आप कहेंगे ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निश्चित तत्वों के उद्देश्यों पर विचार करें। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य शामिल है? तो आप कहेंगे सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना शामिल नहीं है, और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना शामिल है। तो आप कहेंगे किसमें सोशल शामिल है और आपका इकोनॉमिक शामिल है, पॉलिटिकल इसमें शामिल नहीं है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन उद्देश्य राज्य की नीति निषेधों में शामिल नहीं है। तो हमने मेक आईएएस के 75 क्वेश्चनों के आज की टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इसी तरह हम टेस्ट सीरीज हम दृष्टि, ध्येय, संस्कृति, मेक आईएएस की लगा रहे हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी की पीडीएफ जितनी भी हमने कोचिंग ना बोले हमारे ऐप पर मिल जाती है। यूपीएससी नेट पर चले जाना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो, विद सॉल्यूशन की मिलती है, तो कोई भी आपको परेशानी नहीं है। ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर पर आप सर्च भी कर सकते हो। सर्च करके भी आपको ऐप हमारा मिल जाएगा यूपीएससी नेट। कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लेना है। आज के लिए धन्यवाद।